दिल बनाने की उम्र में हम कर्जदार हो गए। वो आईफोन मांगती रह गई, हम लाचार हो गए। अब उस पगली को मैं क्या समझाऊं, एक ही बची थी किडनी, उसके भी वो हकदार हो गए। तो बैठे आ जाओ, आज मैं आप लोगों को समझाने आ चुका हूं कि ये किडनी इतनी सस्ती नहीं है कि एक आईफोन के बदले बेच दी जाए। क्योंकि अगर ये किडनी आपके शरीर से निकाल ली जाए या आपके शरीर की अगर किडनी खराब हो जाए तो इससे आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये किडनी बड़े ही काम की चीज है बेटे। तो ऐसा क्या काम करती है, कैसे करती है, तो ये सब बातें हम आपको समझाने के लिए आ चुके हैं इस लाइफ प्रोसेस के लास्ट लेक्चर में। तो लाइफ प्रोसेस का लास्ट लेक्चर हम आपके आगे लेके आ चुके हैं। हमारे दो टॉपिक बच गए थे, एक तो लिम्फ और एक आपका बच गया था एक्सक्रीशन। तो दोनों के दोनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट आइए और देखिए। तो एक तो लिम्फेटिक सिस्टम हमें इस वीडियो में पढ़ना है और एक हमें एक्सक्रीशन पढ़ना है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकलना। अब ये एक्सक्रीशन जो होता है प्लांट्स में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है, क्योंकि प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट अलग होंगे, अलग तरीके से वो निकाल लेंगे। एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट अलग होंगे, यानी कि ह्यूमन बींग्स के, वो अलग तरीके से निकाल लेंगे। तो पूरा का पूरा प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। लिम्फ के अंदर कैपिलरीज क्या होती है, वेसल क्या होती है, लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, लिम्फ क्या होता है, पहले तो लिम्फ ही जानना पड़ेगा लिम्फ क्या होता है, और फिर इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे, लिम्फ के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो आओ फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली बात आ गई, लिम्फ क्या होता है। सबसे पहली बात यही। तो बेटे जैसे आपकी बॉडी के अंदर एक तो लिक्विड आपने देखा ब्लड होता है। पिछले लेक्चर में मैं सब कुछ ब्लड के बारे में बता के आया था। ब्लड क्या क्या काम करता है, ब्लड कहाँ से ऑक्सीजन उठाता है, हर यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन उठाएगा, पूरी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन लेके जाएगा, बॉडी पार्ट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, वापस लंग्स में ला के छोड़ेगा। और जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, जो भी आपने खाना पचाया, ग्लूकोज था, एमिनो एसिड थे, फैटी एसिड थे, लास्ट में ब्लड ही तो है जो पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ब्लड के बारे में हम जान चुके हैं। तो जैसा ब्लड एक लिक्विड हमारी पूरी बॉडी में इधर से उधर घूमता रहता है, ऐसे ही एक लिक्विड और होता है लिम्फ। ऐसे ही एक लिक्विड और होता है लिम्फ। तो सबसे पहली बात ये आई कि भैया ये लिम्फ बनता कैसे है। और भैया बॉडी के अंदर एक प्रोडक्ट और था जो घूम रहा था ब्लड के जैसा, आज तक पता ही नहीं था। आओ आज मैं आपको बताता हूं। तो एक लिम्फ होता है, जब ब्लड जैसा ही होता है, बस रंग इसका कलरलेस होता है। लिम्फ का कोई कलर नहीं होता, और अगर है भी तो थोड़ा सा येलोइश सा होता है बस। जबकि ब्लड आपका कैसा है, लाल है। ब्लड लाल क्यों है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन था, याद हो तो। और ये लिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये कैसे बनता है, आओ सुनो। ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि आर्टरीज और वेन्स को बीच में कनेक्ट कौन करता है, कैपिलरीज, है ना। तो आर्टरीज मैंने बताया था मोटी वॉल होती है इनकी। क्यों, क्योंकि इनमें से जो ब्लड है, खून है, बहुत तेज प्रेशर से आ रहा है, हार्ट भेज रहा है, तो इनका ब्लड प्रेशर यहाँ पे जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है। लेकिन अब इन आर्टरीज को इन वेन से, नीले रंग से जो नजर आ रहा है, इन वेन से कनेक्ट कौन कर रहा है, पतली पतली कैपिलरीज। अब वो पतली पतली है, यहाँ से ब्लड आ रहा है पूरे तेज प्रेशर से, तो इन कैपिलरीज में से कुछ ब्लड लीक कर जाता है, ब्लड के कुछ पार्टिकल लीक कर जाते हैं। कौन कौन लीक कर जाता है, एक तो WBC, व्हाइट ब्लड सेल, एक तो उस ब्लड में से लीक कर जाती है। क्यों लीक कर जाती है, क्योंकि अब कैपिलरीज वहां से आ रहा था, आर्टरीज में से ब्लड, और कैपिलरीज पतली पतली होती हैं, तो तेज प्रेशर की वजह से इसमें से खून का कुछ पार्टिकल लीक हो जाता है। जैसे कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल, याद है व्हाइट ब्लड सेल क्या थी, सोल्जर ऑफ द बॉडी, जो आपको एंटी बैक्टीरिया से बचा रही थी, बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से आपको बचा रही थी, वो WBC थी। तो वो यहां से लीक कर जाती है, सारी नहीं, कुछ कुछ WBC यहां से लीक कर जाती हैं। कुछ प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लीक कर जाते हैं, कुछ हल्का फुल्का वाटर लीक कर जाता है। तो इन कैपिलरीज में से जब ये चीजें लीक कर जाती हैं तो इसी को हमने बोला लिम्फ। इसी को हमने क्या बोला, लिम्फ। जो ये हमारे ब्लड में से लीक हो गया, कैपिलरीज के थ्रू लीक हो गया भैया। अब जो ये लिम्फ है इसका नाम होता है बेटे लिम्फ। व्हाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल, वाटर जो कि ब्लड से ही निकला था, लीक हो गया था, ठीक है जी, ये लिम्फ हो गया जी। अब ये लिम्फ क्या करता है बेटे, ये लिम्फ चला जाता है लिम्फ वेसल्स में। देखो ये तो थी आपकी आर्टरीज, ये जो रेड कलर से दिख रही हैं, ये थी आपकी वेन्स, बीच में ये थी कैपिलरीज, ये आपको जो नजर आ रही हैं। और जो ये हरे रंग से नजर आ रहा है, हरे रंग से पतली पतली, ये होती है लिम्फ कैपिलरीज। ये क्या होती है, लिम्फ कैपिलरीज। अब यहां से लिम्फ लीक हो गया, लिम्फ का मतलब ये तीन चीज,
ये लीक हो गई वहां से, तो अब ये किसी ना किसी जगह तो जाएंगी, तो ये लिम्फ कैपिलरीज में चली जाती हैं। तो ये जो वर्ड आपको यहाँ नजर आ रहा है लिम्फ कैपिलरीज, कैपिलरीज का मतलब यार पतली पतली पाइप, यूं समझो पतली पतली पाइप, कैपिलरीज का मतलब पाइप होता है। तो वो जो लिम्फ लीक हुआ वो पतली पतली पाइपों में चला जाता है, जो ये पतली पतली पाइपों में जाता है इसी को बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। और फिर ये पतली पतली पाइपें बड़े पाइप से जोड़ देती हैं, पतली पतली पाइप जो है वो बड़े पाइपों से जुड़ जाती हैं, उसको बोलते हैं लिम्फ वेसल। उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल। और फिर जो लिम्फ वेसल है वो वहां से आपका लिम्फ बहता 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 चला जाता है लिम्फ नोड तक। यहाँ पे क्या लिखा है? लिम्फ नोड। ये बड़े काम की चीज है, ये है लिम्फ नोड। तो सुनो ध्यान से बात। लिम्फ क्या हुआ, ये बात आपको पता लग गई कि जो भी वहां से WBC प्रोटीन और वाटर जो लीक हुआ ब्लड में से वो लिम्फ होता है। फिर वो लिम्फ कहाँ चला गया? पतली पतली नालियों में चला गया, पतली पतले पाइप में चला गया, जिसको क्या बोलते हैं? लिम्फ कैपिलरीज। फिर वो पतली पतली जो पाइप है वो बड़े मोटे पाइप से जुड़ गई, उसका नाम हमने क्या रख दिया? लिम्फ वेसल रख दिया। और फिर जो लिम्फ वेसल है वो यानी कि बड़े बड़े जो पाइप हैं वो जाके एक नोड में जाके चले जाते हैं, लिम्फ नोड। नोड का मतलब होता है गांठ। ये लिम्फ की क्या होती है? गांठें होती हैं। अभी दिखाऊंगा कहाँ होती है। आपने कभी अपना मुंह पूरा खोला हो, शीशे में देखा हो, पूरा मुंह जब खोलते हैं ऐसे करके खोलते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर दो छोटे छोटे गांठें नजर आती होंगी। एक तो बीच में कुछ लटकता हुआ नजर आता हुआ है, उसके साइड में ये दो गांठें नजर आ रही होंगी। इन गांठों को ही बोलते हैं लिम्फ नोड्स। इन गांठों को ही क्या बोलते हैं? जब आप पूरा मुंह खोलेंगे तो बीच में तो एक ऐसे कुछ लटकता दिखता है, साइड में दो आपको गांठ दिखेंगी, इन्हीं को बोलते हैं लिम्फ नोड्स। और ये लिम्फ नोड्स जो होती है ना बेटे, हमारे पूरे शरीर के अंदर कम से भी कम 500-600 के करीब ये लिम्फ नोड होती हैं, जो कि मैंने आज दूसरे डायग्राम में आपको दिखा रखा है। जो ये हरे रंग से पतली पतली आपको नजर आ रही हैं, ये क्या है? लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल जिसमें से आपका लिम्फ बह रहा है। और जो ये आपको ये हरे रंग से बीच बीच में गांठें नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी है लिम्फ नोड। ठीक है जी, एक बात हमारे को समझ में आ गई है। लिम्फ क्या होता है? ब्लड में से ही लीक हुई चीजें लिम्फ होती हैं, जैसे WBC प्रोटीन वाटर जो लीक हुआ, ये कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है जी, ये लीक हो गया, फिर ये अपनी लिम्फ कैपिलरीज पतली पतली पाइपों से होता हुआ बड़ी लिम्फ वेसल में चला गया, बड़े पाइपों में चला गया, और लिम्फ वेसल के लास्ट में था लिम्फ नोड, गांठें। वहां पर ये सारा का सारा WBC जाके इकट्ठा हो जाता है लिम्फ नोड्स में। तो ये जब WBC सारे के सारे लिम्फ नोड में जाके इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे बोल देते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोल देते हैं? लिम्फोसाइट। कब? जब ये सारा का सारा WBC आपके लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल से होता होता कहाँ जाके इकट्ठा हो गया? लिम्फ नोड में जाके इकट्ठा हो गया। तो अब मेरी बात को सुनो, जब सारा WBC लिम्फ नोड में जाके इकट्ठा हो गया है, जिसका नाम आपने लिम्फोसाइट रख दिया है, तो भैया WBC का काम क्या था? आपको इन्फेक्शन से बचाना, आपके लिए बीमारियों से लड़ना। तो बेटे सारा WBC जो लीक हुआ था वो यहाँ पे आगे इकट्ठा हो गया, लिम्फ नोड में आगे इकट्ठा हो गया। तो लिम्फ नोड का काम क्या हुआ? आपको हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिम्फ आपके बॉडी में क्या फंक्शन करता है, तो एक फंक्शन समझ में आ गया लिम्फ का कि लिम्फ नोड्स के अंदर सारे के सारे लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। लिम्फोसाइट का मतलब WBC है बेटे, वो सारे आ जाते हैं और वो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो आपके लिए किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो एक काम लिम्फ का समझ आ गया, कैसे? कि WBC की मदद से वो सारे के सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं और ये लिम्फोसाइट कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको बीमारी से बचाते हैं, लिम्फ नोड्स। तो इसी को कहते हैं, इसका लिम्फ का पहला फंक्शन। और आपने कई बार देखा होगा जब आप बीमार हो जाते होगे तो आपका जो यहाँ से जो गला है वो थोड़ा सूज जाता होगा, जिसको आप बोलते हैं टोंसिल। वो इसलिए तो सूज जाता है बेटे, जो ये यहाँ पे गांठें है ना आपकी, ये जो अभी अभी मैंने दिखाई है, ये जो गांठें होती हैं ये आपको इन्फेक्शन से लड़ती 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 स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। इन्फेक्शन जो बाहर से आ रहा है इसी आपको बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन्फेक्शन होते 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 ये खुद सूज जाती हैं, उसी को बोलते हैं टोंसिल होना। खैर, तो ये जो आपका लिम्फ नोड्स हैं इसी की वजह से आपके टोंसिल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बचाती है हार्मफुल बैक्टीरिया से, और बचाते बचाते एक समय ऐसा आ जाता है कि बस वो खुद सूज जाती है, तो आपको टोंसिल हो जाते हैं। बात को आगे बढ़ाता हूं। बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक बात समझ आ गई कि लिम्फ, ये आपके लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स क्या होती हैं और लिम्फ क्या होती हैं। ये चारों कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए। तो वो आपसे यही पूछेगा बेटे कि लिम्फ के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो खुद लिम्फ है,
जो लीक हुआ था ब्लड से। फिर ये किस में गया, लिम्फ कैपिलरीज, पतली पतली नालियों में गया तो लिम्फ कैपिलरीज। फिर उसके बाद ये कहाँ गया, बड़ी बड़ी नालियों में, बड़े बड़े पाइपों में गया, उसको बोलेंगे लिम्फ वेसल। और फिर ये वहां जाकर लास्ट में जाके इकट्ठा कहाँ होगा, जहाँ गांठें बनी हुई हैं, ये जैसे यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है, ऐसी ऐसी 600 500 600 गांठें हैं, इसे बोलते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है जी। लिम्फ का एक साथ साथ काम भी समझ में आ गया। लिम्फ का काम क्या है, आपको बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचाना। ये वाला काम भी आपको समझ में आ गया। कैसे बचाती है, लिम्फोसाइट की मदद से। एक नंबर में इंपॉर्टेंट बात है। चलिए जी, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ा। जो आपकी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, क्या होती है, लिम्फ कैपिलरी, पतली पतली जो नालियां होती हैं, उसमें और ब्लड कैपिलरीज में अंतर क्या होता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि लिम्फ की जो कैपिलरीज है, लिम्फ की नालियां जो है, और ब्लड कैपिलरी जो ब्लड की नालियां हैं, उनमें क्या फर्क होता है। तो सुनो, जो लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं वो एक तरफ से देखो बंद होती है, क्लोज्ड एंडेड, वो एक तरफ से क्या होंगी, बंद। और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये दोनों तरफ से खुली होंगी, आर पार होंगी। तो लिम्फ कैपिलरीज एक तरफ से बंद होती है, एक तरफ से खुली होती है, यानी कि इधर से लिम्फ बहेगा बहेगा और एक जगह लास्ट में जाके रुक जाएगा, जहां लिम्फ नोड्स बन जाती हैं। चलिए जी, और ब्लड कैपिलरी दोनों तरफ से खुली रहती हैं, क्यों, जब भी तो इसमें लिम्फ नोड बन जाती है। अच्छा जी, जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, इनके जो बीच के पोर्स होते हैं, पोर्स, ये थोड़े बड़े होते हैं, और ब्लड कैपिलरीज के जो पोर्स हैं ये छोटे होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो जिन नालियों में से ब्लड बह रहा है यानी कि ब्लड कैपिलरीज, और जिन नालियों में से लिम्फ बह रहा है यानी कि लिम्फ कैपिलरीज, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर ये है कि ये तो एक साइड से बंद होती हैं, वो दोनों साइड से खुली होती है। इसके जो पोर्स हैं बड़े होते हैं, इसके जो पोर्स हैं वो छोटे होते हैं। चलिए जी, तो इसमें यही बता हुआ है। लिम्फ कैपिलरीज क्या है, ये टाइनी ट्यूब्स हैं, पतले पतले पाइप हैं, ठीक है, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरी बॉडी के अंदर कैपिलरीज होती है। मेन हमें दो डिफरेंस पढ़ने थे जो मैंने आपको बता दिए। चलिए जी, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ी, लिम्फ नोड्स, लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल। ये मैंने आपको बता दिया कि सारी की सारी कैपिलरीज जो पतली पतली पाइपें होती हैं, वो एक बड़े पाइप में जाके मिल जाती हैं, उसी को बोल देते हैं लिम्फ वेसल। बकवास बात है। फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स के बारे में ये मैं आपको बता चुका हूं। लार्जर लिम्फ वेसल कंटेन लिम्फ नोड्स, तो वे जो बड़े बड़े पाइप है वो लास्ट में जाके क्या बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, गांठ बन जाएगी, उसी को बोलते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स कंटेन स्पेशल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, देखिए लिखा हुआ लिम्फोसाइट, ये बात मैं बता चुका हूं। लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डब्ल्यूबीसी आके इकट्ठे हो जाते हैं, वही तो हुआ था ब्लड से लीक, तो वहां पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका नाम रख दिया लिम्फोसाइट। और ये आपको किससे बचाते हैं, हार्मफुल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से। डिफेंस, ये लिखा हुआ लिम्फोसाइट हेल्प इन द बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी। तो एक नंबर में पूछ लिया जाता है लिम्फोसाइट कहाँ होते हैं, कि कहाँ होते हैं, लिम्फ नोड्स में होते हैं। क्या काम करते हैं, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। बात ये हो चुकी। फिर उसके बाद अगली बात आई, ये मैं बता चुका हूं, जो लिम्फ है ये लाइट येलो कलर का होता है या कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन ही तो है जो लाल रंग दे रहा था, तो यहाँ पे इसके अंदर ये कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी है, हीमोग्लोबिन नहीं है। चलिए जी, फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, डज नॉट कंटेन आरबीसी, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं है, सो इट इज नॉट रेड, बता चुका हूं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। कंटेन लार्जर प्रोटीन मोलिक्यूल, इसके अंदर प्रोटीन मोलिक्यूल होते हैं। मैंने बताया था ब्लड में से क्या क्या लीक हुआ था, डब्ल्यूबीसी लीक हुआ था, प्रोटीन लीक हुआ था, तो इसके अंदर लार्जर प्रोटीन के मोलिक्यूल होते हैं। और फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, अब जो आपका ब्लड है वो तो देखो लंग से बॉडी पार्ट तक भी जा रहा है ऑक्सीजन लेके, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके दोबारा आपके लंग्स तक वापस आ रहा है, यानी कि हार्ट से वापस बॉडी तक जा रहा है, ऑर्गन से, और बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट तक भी आ रहा है। लेकिन जो आपका लिम्फ होता है ना बेटे, वो उसका एक ही रास्ता होता है, जहां से वो ब्लड लीक हुआ था वहां से सिर्फ ये वापस ब्लड की तरफ आता है, तो इसका एक ही तरफ की मूवमेंट रहती है, फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब ये आपके बॉडी पार्ट से जहां जहां आपकी डब्ल्यूबीसी लीक हुई वहां से ऊपर की तरफ आएगा, बाकी ऊपर से वापस नीचे नहीं जाएगा। चलिए जी, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ी, आगे बात आई फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो फंक्शन ऑफ लिम्फ तो मेन तो समझ में आ गया, जो लिम्फोसाइट करता है यानी कि आपको इन्फेक्शन से बचाता है, मेन तो यही फंक्शन है। लेकिन इसके और भी काम है बेटे, एक फंक्शन तो समझ में आ गया, इम्यूनिटी देता है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा काम है लिम्फ्स का, वो क्या है, जैसे सेल है, सेल बहुत सारा आपकी बॉडी के अंदर काम कर रही है, लेकिन सेल भी तो काम करते करते कई बार शहीद हो जाती है, सेल भी तो कई बार शहीद हो जाती है, तो उसके जो डेड पार्टिकल्स हैं, सेल्स के जो डेड पार्टिकल्स हैं, उनको उठाएगी, डेड फ्रेगमेंट्स को उठाएगा ये लिम्फ और वापस ला के ऊपर ब्लड में मिला देगा।
तो एक तो ये काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है, स्वीपर का काम करता है, क्योंकि जो जो वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट प्रोडक्ट था, सेल्स ने खाना बनाते समय कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकाला होगा, सेल खुद मर गई होगी, तो उन सबको उठाता है और वापस लाके ब्लड में मिला देता है। तो ये दूसरा काम है। तो पहला काम क्या था, इम्यूनिटी देता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा काम क्या कर रहा है आपकी बॉडी में, ड्रेनेज, सफाई का काम कर रहा है। क्या सफाई करी, जो सेल्स शहीद हो गई, शहीद होने का मतलब मर गई काम करते करते, और उन सेल्स ने खाना बनाने के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला वो सब उठाएगा और ब्लड में जाके छोड़ देगा। और तीसरा जो इसका काम होता है बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से फैट को अब्जॉर्ब करता है लिम्फ। स्मॉल इंटेस्टाइन में से, स्मॉल इंटेस्टाइन समझ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाया था, वहां से फैट को एब्जॉर्ब करेगा और पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तो 3 मेजर काम है लिम्फ के। पहला इम्यूनिटी देना, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम यानी कि बॉडी में से साफ सफाई, यानी कि डेड पार्टिकल्स सेल्स के उनको उठा के वापस ब्लड में मिला देना, और तीसरा आपका फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करना। तो यही लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ लिम्फ। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट में क्या ट्रांसपोर्ट करा इसने, फैट को ट्रांसपोर्ट करा। कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाया, सारी बॉडी पार्ट्स में दे दिया। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सेल ने खाना बनाते समय जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला बनाया होगा उसका रिमूवल करता है, यानी कि उसको उठाता ब्लड में जाके मिला देता है। रिमूवल डेड सेल फ्रेगमेंट्स, जो सेल मतलब जो डेड हो गई उसकी डेड बॉडी को उठा के वापस कहाँ पे उठा के छोड़ देगा, ब्लड में लाके छोड़ देगा। हेल्थ इम्यूनिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, भाई एंटीबॉडीज बना रहा है जब तो इम्यूनिटी दे रहा है, जब तो हमारी रक्षा कर पा रहा है, बता चुका। और प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये तीनों बात एक ही लिखी हुई है कि इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी देता है, बात खत्म। आगे बढ़ा, ये था आपका पूरा का पूरा लिम्फ। तो जब भी लिम्फ पेपर में आएगा तो वो आपसे इसके कंपोनेंट पूछेगा। तो कंपोनेंट क्या है, एक तो लिम्फ, एक लिम्फ वेसल्स, एक लिम्फ कैपिलरीज और एक लिम्फ नोड्स। फिर एक लिम्फोसाइट के बारे में पूछेगा। लिम्फोसाइट क्या है, जो वही सारी WBC जो आपके लिम्फ नोड्स में जाके इकट्ठी हो गई है और आपको बीमारी से बचा रही है। ये फिर इसके फंक्शन पूछेगा। फंक्शन मैंने 3 मेजर बता दिए। एक तो आपको क्या देगा, पूरी बॉडी में इम्यूनिटी देगा लिम्फोसाइट की वजह से, WBC की वजह से। ड्रेनेज सिस्टम का काम करेगा, मतलब आपके जो सेल के जो डेड पार्टिकल्स हैं उनको उठाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट को उठाएगा, ब्लड में जाके मिला देगा। और तीसरा फैट को एब्जॉर्ब करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से और पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। ये था आपका पूरा का पूरा लिम्फ। अब आ गया बेटे अपना, वीडियो साथ साथ देखता रहूं, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन को समझो। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बेटे वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से निकालना। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से आदमी मतलब ह्यूमन बींग्स भी निकालते हैं, प्लांट्स भी निकालते हैं, जानवर भी निकालते हैं। तो यही हमें अब पढ़ना है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से निकालना। वैसे ही बता रहा हूं, हालांकि आगे भी बताऊंगा। जैसे हम इंसान हैं, हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है। एक तो सबसे मेन वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हमारी बॉडी में से जो भी ऑक्सीजन होने की मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाती है, सेल्स खाना बनाते हैं, वापिस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेने के दौरान छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ा वेस्ट तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और दूसरा यूरिया, दूसरा क्या निकलता है, यूरिया। ये कहाँ होता है, लीवर में बनता है। तो अभी अभी आपको बताएंगे कहाँ होता है, ये सारी चीज बताएंगे। तो जो इंसान है उसके अंदर मेन 2 ही वो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, एक तो क्या यूरिया और एक क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। खैर, तो एक्सक्रीशन बता दिया। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन प्लांट्स एज वेल इन एनिमल। तो पौधे भी एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, और इंसान भी निकालते हैं। फटाफट बिना समय गवाए बताते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लांट का एक्सक्रीशन। बहुत छोटी छोटी बातें पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या होता है, 2 प्रकार से होता है। एक तो गैस का, जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, और एक होता है सॉलिड वेस्ट, जैसे हम लोग भी होते हैं, है ना। हम गैस भी छोड़ रहे हैं और सॉलिड वेस्ट भी छोड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, तो सुने। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो प्लांट में 2 प्रकार का एक्सक्रीशन होता है। एक तो गैसियस, यानी कि जो गैस लीक होती है, और एक जो वेस्ट जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी। अब गैसियस में इनका क्या क्या लीक होता है, एक तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन और एक वाटर वेपर्स। ये 3 प्रकार की चीजें तो ये हवा में छोड़ देते हैं। कौन कौन से हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स। अब बच्चा सोचता है कि यार भैया हमने तो सुना था कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे को ऑक्सीजन देते हैं, है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं। बेटे वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब होती है ना, जब हमें ऑक्सीजन देते हैं।
अन्यथा वे जो होते हैं प्लांट पौधे वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बस वो तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि कुल मिला के कंफ्यूज मत हो, पौधे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं, दोनों चीज देते हैं और वाटर वेपर्स देते हैं। अच्छा जी, अब ये जो गैस अंदर बाहर आ रही है जा रही है, ये मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन में कि ये कैसे जा रही है आ रही है। तो स्टोमेटा होते हैं, लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। जिन पेड़ पौधों में भी नहीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कुछ पेड़ पौधों के जो तने होते हैं, स्टेम होते हैं, जो हरे नहीं होते, वुडी स्टेम होते हैं, उसमें लेंटिसिल्स होते हैं। ये भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो लेंटिसिल्स और स्टोमेटा होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, पेड़ पौधों में एक्सक्रीशन करते हैं। तो यही बात लिखी हुई है कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, और ये किसके थ्रू होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू होते हैं और लेंटिसिल्स के थ्रू होते हैं। स्टोमेटा तो पत्तियों में होते हैं और लेंटिसिल्स तने में होते हैं। ये बात हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो बस आपको यही समझना है कि पेड़ पौधे जो गैसियस वेस्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा और लेंटिसिल्स के थ्रू होता है। आगे बढ़ा, फिर उसके बाद आया प्लांट्स गेट रीड ऑफ दिस वेस्ट बाय। अच्छा, ये तो हो गया था पिछली स्लाइड में गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, वो तो किसके थ्रू निकले, आपके स्टोमेटा और लेंटिसिल्स के थ्रू निकले। ठीक है जी। अब आगे सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में एक तो सबसे बड़ा जो सॉलिड वेस्ट होता है पेड़ पौधों का, वो होता है फ्रूट, जो आप लोग और हम लोग खाते हैं। तो फ्रूट जो होता है वो पेड़ पौधों का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है जी। एक आपने देखा होगा जो तने होते हैं, तने का मतलब स्टेम है ना। तो जो पेड़ पौधों का तना होता है, स्टेम होता है, उसके ऊपर से आपने देखा होगा बार्क्स उतरती है ना। बार्क्स का मतलब आप ये समझो, उसके ऊपर से आपने देखा होगा खाल सी उतरती है पेड़ की, है ना। वो भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है। पतझड़ के मौसम में आपने देखा होगा पत्तियां टूट टूट के गिर जाती हैं, तो जो टूट टूट के गिर रही हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो 3 प्रकार का सॉलिड वेस्ट हुआ। कौन कौन सा हुआ, एक तो आपका फ्रूट्स हुए, एक आपकी पत्तियां टूट टूट के गिर गई, एक आपके स्टेम्स की जो बार्क उतर रही है, ऊपर की जो छाल, हिंदी में बोलते हैं छाल, तो वो जो उस तनों की छाल उतर रही है। तो ये 3 प्रकार के हैं। पीलिंग ऑफ बार्क, ये पेड़ पौधों के तनों में से जो आपने कई बार ऐसे छाल उतरते हुए देखा होगा। शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्तियां गिरा देता है पेड़ पौधे। फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, जो पेड़ पौधों के फ्रूट अपने आप आगे नीचे गिर जाते हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट ही है पेड़ पौधों का। तो 2 प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, गैस वाले और सॉलिड वाले। गैस वाला कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ये किससे निकलते हैं, ये निकलते हैं स्टोमेटा और लेंटिसिल से। फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट कौन कौन हो गया, पत्तियां, यानी कि पत्तियां टूट टूट के गिर जाती हैं, फ्रूट्स, और जो ये इनकी बार्क होती है, तनों की बार्क, ये हो गया सॉलिड वेस्ट। अच्छा, 1 नंबर में ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जमीकंद फ्रूट है, जमीकंद फ्रूट, उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है बेटे रेफाइड्स। ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बात है। जमीकंद फ्रूट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, रेफाइड्स। 1 नंबर में पूछा जाता है। जमीकंद फ्रूट्स क्या होता है, ऊपर ऊपर से जान लो, जो घरों में अरवी की सब्जी बनती है, अरवी है ना, तो घरों में जो अरवी की सब्जी बनती है ना, वैसा ही एक फ्रूट होता है, बस वो थोड़ा अरवी से बड़ा होता है। अरवी तो इतनी इतनी होती है ना, फिंगर टाइप की होती है, ऐसे उंगली टाइप की। जो अरवी बड़ी नहीं समझ, बड़ी अरवी, उसे कहते हैं जमीकंद फ्रूट। बहुत बड़ा सा होता है, अरवी जैसा ही होता है। तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है रेफाइड्स। और ये भी मैं चलो बता ही देता हूं। आपने कभी अगर अरवी सीधा कभी है ना, अरवी को काट के वैसे खा के देखना, आपके गले में है ना ऐसा लगेगा कुछ चुभ रहा है, कांटे से चुभ रहे हैं। अरवी को अगर कच्चा खाओगे तो आपको लगेगा कुछ कांटे से चुभ रहे हैं, वे कांटे से ही है रेफाइड्स। क्या है वो, रेफाइड्स। तो आप जमीकंद फ्रूट को समझने के लिए समझ लो अरवी, कि अरवी के जो कांटे होते हैं वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उन कांटों को बोलते हैं रेफाइड्स। ठीक है बात। अच्छा, क्यों होते हैं ये भी चलो बता देता हूं। ये कांटे इसलिए उग जाते हैं जमीकंद फ्रूट्स के ऊपर, वैसे तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जमीकंद फ्रूट को बचाते हैं कि कोई ज्यादा जानवर वानवर आके उनको खा ना जाए। क्योंकि कांटे चुभेंगे तो कौन खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा, वो तो हम इंसान है, पका के खा जाते हैं, है ना। चलिए, तो जमीकंद फ्रूट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, रेफाइड्स, याद रखना है। खैर, अब कुछ प्लांट जो हैं वो सोइल में भी एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी कि मिट्टी में भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ देते हैं। वो अपना गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जो रूट्स में छोड़ दिया, रूट्स ने भी तो सांस लिया होगा, तो रूट्स ने जो गैसेस एक्सचेंज करा वो कहाँ कर दिया, सोइल में। तो बस याद रखना है कि पेड़ पौधे मिट्टी में भी कुछ ना कुछ अपना वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, बाय रेस्पिरेशन, सांस लेने के दौरान, या फोटोसिंथेसिस के दौरान, या ट्रांसपिरेशन, जो वाटर का इवेपोरेशन होता है उसके दौरान। चलिए, तो पेड़ पौधों में हमें इतनी ही बात जाननी थी, क्या
कि इनका गैसियस एक्सचेंज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ये तो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा और लेंटिसिल्स के थ्रू। जो सॉलिड वेस्ट है वो है आपके कौन, फ्रूट्स हैं, पत्तियां हैं, और जो उसकी जो बार्क होती है, पेड़ पौधों के तनों की बार्क यानी कि छाल, वो होते हैं। बस एक मैंने आपको बताया जमीकंद फ्रूट जो होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, रेफाइड्स, एक नंबर में इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ता हूं, अब आ गया एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, कि जो जानवर हैं वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो छोटे छोटे जानवरों से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा जानवर वैसे तो अमीबा होता है। तो जो अमीबा होता है ये जो एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक तो गैस वाला, एक सॉलिड वाला। तो जो गैस वाला एक्सक्रीशन यानी कि जो गैस ये छोड़ता है वो तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू छोड़ देता है। ये बात हम पहले इसके उसमें भी समझ चुके हैं, ब्रीथिंग में, कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये इसी के थ्रू ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो CO2 इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। फिर जो सॉलिड होता है अमोनिया होता है, अमोनिया को लीक करते हैं, नाइट्रोजी से कह लीजिए, नाइट्रोजीनियस या अमोनिया। ये जो यानी कि सॉलिड वेस्ट कह लो, ये जो रिमूव होता है ये किससे होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। याद दिलाता हूं ये वैक्यूल क्या था अमीबा के अंदर। ये वैक्यूल देखिए लाल रंग से दिख रहा जो, ये वैक्यूल क्या था याद है, ये जो अपना सूडोपोडिया मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जो खाना खाने की इसकी विधि होती है। तो ये जो खाना खाता था तो ये फूड वैक्यूल में ही जाके तो डाइजेस्ट होता था, और डाइजेस्ट होने के बाद फूड वैक्यूल गायब हो जाता था, गायब होने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, इसलिए इसका पूरा नाम लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जब खाना वहां हजम हुआ है तो फिर निकलेगा भी तो वहीं से, हाँ कि ना। तो बस याद रखना है अमीबा का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो तो सेल मेम्ब्रेन से हो जाता है, और जो अमोनिया यानी कि जो सॉलिड वेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से आपका रिमूव होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब जिसमें खाना हजम हुआ था, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाया था। चलिए जी, फिर एक याद रखना है अर्थवर्म का जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है नेफ्रीडिया के थ्रू। इसके थ्रू, नेफ्रीडिया के थ्रू। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट कौन निकालती है, किडनी निकालती है, अभी मैं सिखाने वाला हूं। तो जैसे ह्यूमंस में वेस्ट प्रोडक्ट किडनी निकालती है, अर्थवर्म में वेस्ट प्रोडक्ट कौन निकालता है, नेफ्रीडिया निकालता है। ऑर्गन का नाम है, ऑर्गन का। तो ये लिखा हुआ है इन अर्थवर्म नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अर्थवर्म समझते हो है ना, केचुआ। तो केचुए के अंदर जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है उसका ऑर्गन सिस्टम का नाम है नेफ्रीडिया। चलिए अब आ गया भैया हमारी किडनी। अब हमारी जो किडनी है बेटे उसके मेजर काम दो है। एक तो ब्लड को प्योरीफाई करेगी, असली काम तो ये हमारे खून को साफ करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, और एक ओस्मो रेगुलेशन करना। ये दो काम है किडनी के। एक नंबर में अगर पूछे जाएं कि किडनी के मेन दो काम बताओ तो आप कहेंगे एक तो ब्लड को प्योरीफाई करना, एक ओस्मो रेगुलेशन करना, कंट्रोल ओस्मो रेगुलेशन। ये ओस्मो रेगुलेशन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर से मिनरल्स का और वाटर का बैलेंस बनाए रखना। यूं नहीं है कि तू टॉयलेट गया तो तेरे सारे मिनरल्स भी निकाल दिए किडनी ने, ऐसा नहीं करेगी किडनी। किडनी के क्योंकि दो काम है, ब्लड को प्योरीफाई तो करेगी लेकिन जो मिनरल्स है, जो साल्ट है, उनका बैलेंस मेंटेन रखेगी। उसी को बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो कोई पूछ ले हाँ भाई एक नंबर में ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे ओस्मो रेगुलेशन क्या है। ये एक वो प्रोसेस है जिससे जो हमारी किडनी है वो मेंटेन करती है लेवल किस किस का, मिनरल्स का, सोल्ट का और एमिनो एसिड्स का। वो बैलेंस करती है पूरे के पूरे, उसको क्या बोलते हैं, अरे मतलब उसको पूरा का पूरा उसका मेंटेन करती है बैलेंस को यार। बस ये काम है ओस्मो रेगुलेशन का। अब आ जाते हैं बेटे इस पूरी की पूरी किडनी के ऊपर। किडनी में हमें क्या क्या सीखना है वो सुन। पहले मैं सारा फंक्शन यहीं पे समझा रहा हूं, यहाँ पे पूरा फंक्शन समझ ले, क्योंकि अगली जो स्लाइड्स हैं उसमें बस वही चीज डिफाइन कर रखी है जो मैं अभी हम मुंह जबानी बताऊंगा। तो सुनो भैया, सबसे पहले किडनी में ये होता है आयोर्टा। आयोर्टा क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, बिगेस्ट लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है। क्या काम करती है ये आयोर्टा, ये आपके लंग से यानी कि हार्ट से आपके ब्लड को उठाती है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, और आपके सभी ऑर्गन तक लेके जाती है। तो सुन भाई, ये आयोर्टा है जो कहां से आने लग रही है, हार्ट से आने लग रही है। ठीक है, ये आई किडनी के अंदर। इसके अंदर क्या आने लग रहा है, ब्लड आने लग रहा है। कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, जो कि साफ ब्लड नहीं है। फिर ये इम्प्योर ब्लड जो होता है बेटे, ये इसमें जाता है आपकी किडनी में। मेन तो किडनी यही है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी।
क्या बोलते हैं इसको, रीनल आर्टरी। फिर इसके अंदर आपका ब्लड जाता है, ब्लड जाने के बाद यहाँ पे प्योरिफिकेशन होती है। अब यहाँ प्योरिफिकेशन कैसे हुई ये हम अगली डायग्राम में पढ़ेंगे कि यहाँ पर आपकी प्योरिफिकेशन कैसे हुई। अभी बस इतना समझ कि यहाँ से ब्लड आया, आयोटा लेके आई, उसने ब्लड ने लाके यहाँ रीनल आर्टरी में छोड़ दिया। यहाँ रीनल आर्टरी में होते हैं नेफ्रॉन्स, अभी पता लगेगा थोड़ी देर में, वो करते हैं ब्लड की सफाई। फिर ब्लड की सफाई होने के बाद जो प्योर ब्लड है वो वेना कावा उठा लेती है, जो नीले रंग से आपको नजर आ रही है। वेना कावा क्या करती है, बॉडी ऑर्गन से वापस ब्लड को उठाती है और कहाँ लेके जाती है, हार्ट के पास। वेना कावा और आयोटा ये मैं हार्ट में समझा चुका हूं। तो आयोटा इम्प्योर ब्लड लेके आई है, उसने रीनल आर्टरी में ब्लड को छोड़ा, यहाँ पे प्योरिफिकेशन हुई। प्योरिफिकेशन होने के बाद जो प्योर ब्लड है वो वेना कावा उठा के वापिस ले गई। अब बच गया जो वेस्टेज, वो जो वेस्टेज है बेटे ये इस यूरेटर के थ्रू, इसे बोलते हैं यूरेटर। इस पाइप का मतलब ये पाइप है, पाइप जो वेस्टेज को उठाता है। प्योरिफिकेशन होने के बाद प्योर ब्लड तो ये नीली वेना कावा लेके चली गई, नीले वाली वेन, और यहाँ से क्या आ गया आपका वेस्टेज। तो जो ये वेस्टेज आई बेटे इसको कौन उठा के लेके आया, यूरेटर। बस ये लेफ्ट राइट से कंफ्यूज मत होना, एक यूरेटर यहाँ है एक यूरेटर यहाँ है, ये उठा के ले आए भाई। और ये होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर आपका सारा का सारा जो भी यूरिन है आके स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे आके सारा का सारा वेस्ट मटेरियल यानी कि यूरिन वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अब जब स्टोर हो जाता है तो यूरेथ्रा ये फाइनल ओपनिंग होती है, फाइनल। और यहाँ साइड में होती है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या होती है बेटे, स्फिंक्टर मसल क्या होती है, जो आप अपने अपने यूरिन को करते समय बीच बीच में रोक लेते हो, ऐसे सांस रोके ऐसे रोक लेते हो ना टॉयलेट को, वो किसकी वजह से रोक पाते हैं या छोड़ पाते हैं, स्फिंक्टर मसल की वजह से। हम अपने टॉयलेट को करते करते रोक भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, वो स्फिंक्टर मसल का काम होता है। यानी कि ब्लड को आपके यूरिन को बाहर जाने से या मतलब बाहर जाने से रोकती है। और यूरेथ्रा ये फाइनल ओपनिंग है जहां से आपका यूरिन निकल जाता है। तो सिंपल सी बात है, आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड लेके आई, उसने रीनल आर्टरी में दिया, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी या यूं कहो किडनी। फिर ये किडनी जो होती है यहाँ पे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है। ब्लड प्योरीफाई होने के बाद ये यूरेटर के थ्रू यहाँ पे गोल ब्लैडर में आएगा, यहाँ पानी आपका जो यूरिन है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। स्फिंक्टर मसल बस कंट्रोल करती है कि अब छोड़ना है या मतलब अब यूरिन को निकालना है कि अब रोकना है, बस ये आपको समझना है। अब मेन जो हम अगली स्लाइड में सीखेंगे वो सीखेंगे कि यहाँ ऐसा क्या होता है इस किडनी में। मेन तो किडनी है ये दो, कि यहाँ ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर सारा का सारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, यहाँ ऐसा क्या होता है। तो अब वो अगली स्लाइड में हम सीखते हैं। इस किडनी के अंदर ना बेटे यहाँ, अब मैं यहाँ आ गया, यहाँ पर ऐसा क्या होता है ये हम सीखने वाले हैं। इस किडनी के अंदर होते हैं बेटे नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। और ये एक या दो या तीन नहीं, मिलियंस की तादाद में होते हैं। किसकी तादाद में होते हैं, मिलियंस की तादाद में इस किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है जी। अब वो नेफ्रॉन्स क्या है, अब वो सुन। नेफ्रॉन ना बेटे तीन चीजों से बना है मेन तो। एक तो किससे, बोमैन कैप्सूल से। क्या बोला मैंने, बोमैन कैप्सूल। किसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल, जो ये आपको कप दिख रहा होगा, एक कप है ना, ऐसे ये दिख रहा है, ये जो कप सा बना हुआ कप, इसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। अभी मैं सारा इसका फंक्शन समझाऊंगा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन। क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन कहाँ होती है, इस किडनी के अंदर, जो असली में प्योरिटी का काम कर रही है, जो आपकी फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, आपके ब्लड को प्योरीफाई कर रही है, वो है नेफ्रॉन। छोटी छोटी होती है, मिलियंस की तादाद में होती है, मिलियंस की तादाद में। तो अब एक ये छोटी सी एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना हुआ है, छोटी सी एक नेफ्रॉन का। तो इसमें सबसे पहले होता है बेटे ये बोमैन कैप्सूल। ये एक कप टाइप का आइटम होता है। अब ये कप क्या काम करता है अभी बताएंगे। इसके अंदर होते हैं बेटे बहुत सारा ये गुच्छा होता है नसों का। अभी पैसे नस ही बोल रहा हूँ। इस नसों के गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। नाम याद रखने पड़ेंगे। इस नसों के गुच्छे को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और जो कप सा आपको दिख रहा है ये क्या है, बोमैन कैप्सूल। ठीक है जी। अब वैसे ये कैपिलरीज होती हैं, बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, और इन कैपिलरीज के गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो दो बात समझ में आ गई कि एक तो बोमैन कैप्सूल होता है, बोमैन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। असली काम ये ग्लोमेरुलस ही करेगा। और तीसरा हिस्सा होता है ट्यूब्यूल। तीसरा हिस्सा क्या होता है, ट्यूब्यूल। ये वाला, ये वाला, यानी ये जो पाइप सा है ये है ट्यूब्यूल।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी ये सारी की सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन सी मेन चीजें होती हैं, तो नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहली मेन चीज क्या है, आपका बोमेन कैप्सूल। दूसरे नंबर पर मेन चीज क्या है, ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है, कैपिलरीज का गुच्छा। अभी बताऊंगा कैपिलरीज का गुच्छा क्या काम करता है। और एक होता है ट्यूब्यूल। ये तीन चीज मेन होती है। ये अपर पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और ये जो बोमेन कैप्सूल ये अपर पार्ट होता है। और ये जो लोअर पार्ट है, जो पाइप सा नजर आ रहा है, ये ट्यूब्यूल, ये लोअर पार्ट है। तो इसकी शेप ना कुछ ऐसी होती है, ऐसी है ना, ये लोटा सा है, ये कप सा है, जिसको बोमेन कैप्सूल बोला। इसके अंदर कैपिलरीज का गुच्छा है, जिसको ग्लोमेरुलस बोला। और जो पाइप है, जो हाथ दिख रहा है, इसको ट्यूब्यूल बोला। ठीक है जी। अब ये काम कैसे करता है, वर्किंग सुन लीजिए फटाफट से। आर्टरी आई थी भैया ऊपर से, ये आर्टरी आई थी जिसका नाम आयोटा था, है ना। तो ये आयोटा आई थी, आर्टरी आई थी, जो कि ब्लड को लेके आई थी। कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लेके आई थी। तो सुनो भैया, तो यहां से आर्टरी आई, इम्प्योर ब्लड को लेके आई। यहाँ पे लिखा हुआ है डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट। ठीक है जी। तो यहां से डर्टी ब्लड आया और ये कहाँ चला गया, कैपिलरीज में। अब सुन बात को, जो ये आपकी आर्टरी है, ये तो मोटी थी, ये तो मोटी थी। और जो ये यहाँ पे गुच्छा नजर आ रहा है ना, ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं कैपिलरीज का गुच्छा, अगर हिंदी में बात करूं तो। अब ये कैपिलरीज तो पतली पतली होती है। अब जब ये पतली पतली होती है, अब यहाँ से ब्लड आ रहा है तेज फ्लो में, और ये आपकी कैपिलरीज है पतली पतली, और वो भी यूं 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 देख कितनी सारी हैं। तो वो जो बहुत तेज प्रेशर से ब्लड आर्टरी से जो आ रहा था, जब इनमें कैपिलरीज में घूमता है, तो इन कैपिलरीज में तेज प्रेशर होने के कारण वो ब्लड जो है वो छन्ने का काम करता है। यानी कि जो ये कैपिलरीज है, ये छालनी का काम करती है। किसका काम करती है, छालनी का। तो ये ब्लड में से जितनी भी जो इम्प्योरिटी होती है उसको छान देती है। एक बात समझ में आ गई, ये कैसे छानती है, क्योंकि ये पतली होती है बेटे, आर्टरी मोटी है, वहां से जो ब्लड है तेज प्रेशर से आने लग रहा है। और ये जो ये आपकी कैपिलरीज है, यानी कि जो गुच्छा है, ये पतली पतली है। अब ये पतली पतली है, जो ब्लड है वो तेज प्रेशर से आ रहा है। तो वो जो बाहर जब वो छन्नी का काम करती है, जो ये कैपिलरीज होती हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स से सारी इंप्योरिटी बाहर हो जाती है। किसमें से, ग्लोमेरुलस में से। और वो जो जब इंप्योरिटी बाहर हो जाती है, तो वो सारा का सारा जो ब्लड है वो इस बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। जब भी तो मैं कह रहा हूं इसे कप, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, कप, बोमेन कैप्सूल को। तो वहां से फिल्ट्रेशन होने के बाद इस बोमेन कैप्सूल में वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो चला जाता है ट्यूब्यूल में। यहां से इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और ये इस पाइप में नीचे ट्यूब्यूल में आ जाएगा। अब सुन काम की बात, जब इस गुच्छे में से जब ब्लड निकल रहा होता है, बहुत तेजी से जा रहा होता है, तो हाँ ये बात माननी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो छन गया। लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ ब्लड के अंदर और भी तो काम की चीज थी। ब्लड के अंदर एमिनो एसिड भी थे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी था। क्यों था, क्योंकि वही तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एमिनो एसिड और ग्लूकोज लेके आया है ब्लड। तो जब यहाँ पर इस गुच्छे में से, यानी कि ग्लोमेरुलस में से, जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, तो वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलता ही निकलता है, उसके साथ साथ अमीनो एसिड भी निकल जाते हैं भाई, उसके साथ साथ ग्लूकोज भी निकल गया, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट जो बॉडी के अंदर होते हैं वो भी निकल गया, और पानी भी निकल गया। तो जब यहां पर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, अब ये बात ध्यान से सुनना, वेस्ट प्रोडक्ट तो छन गया, लेकिन साथ साथ में अमीनो एसिड भी छन गए, साथ साथ में जरूरी जो काम के सोल्ट थे हमारी बॉडी के लिए वो भी छन गए, साथ साथ में ग्लूकोज भी छट गया। तो जैसे ही वो छना, तो करते क्या है, जो ये साइड में, ये तो हो गया ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल हो गया, यहां से आपका ब्लड जाने लग रहा है छना हुआ, तो इसमें से वापिस रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। जब ट्यूब्यूल में से आपका ब्लड जा रहा होता है, तो देखो इसके चारों तरफ ये कैपिलरीज लिपटी हुई हैं, ये ब्लड की, ये यहाँ पे नीले रंग से है, तो ये वेन है, तो ये वेन नजर आ रही है। तो जब ट्यूब्यूल से आपका ब्लड जा रहा होता है, तो इसमें वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, इंपॉर्टेंट जो आपके सोल्ट थे, अमीनो एसिड थे, ग्लूकोज था, यहाँ पे वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो वो छन गया था, काम की चीजें जो छन गई थी, वो यहाँ से वापस इन आर्टरीज और वेन के थ्रू हम उसे वापस रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर ये आपका रीनल वेन के थ्रू वापस ये प्योर ब्लड आपका बाहर निकल जाता है। और जो वेस्टेज है वो यूरिन, वो आपका यहाँ जाता है। जो वेस्टेज है यानी कि जो वो यूरिन, वो यहां आ गया, और यहां आने के बाद वो यूरेटर में इकट्ठा हुआ, और यूरेटर से मतलब यूरेटर से आया और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ, और यूरेथ्रा से बाहर हो गया।
तो यहाँ का मैं फंक्शन आपको समझा रहा था अगली स्लाइड में, शॉर्ट में अब मैं फिर से समझा देता हूँ। नेफ्रॉन में 3 चीजें होती हैं बेटे। एक तो होता है बोमैन कैप्सूल, ये जो लोटा टाइप का आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर होता है कैपिलरीज का गुच्छा, पतली पतली कैपिलरीज का गुच्छा जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और इसके नीचे जो ये होता है ट्यूब्यूल। तो होता क्या है, जब वो नसों पतली पतली कैपिलरीज में से जब ब्लड जाता है तो हाई प्रेशर होने के कारण, ब्लड का प्रेशर तेज होने के कारण, क्योंकि वो तो आर्टरी से आ रहा था, तो यहाँ से इसके जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं कैपिलरीज के, उन पोर्स जो होते हैं वो छलनी का काम करते हैं। तो जो ब्लड आने लग रहा है वो सारा का सारा छन जाता है। अब जब वो सारा का सारा ब्लड छन जाता है, छनने के बाद किस में आ गया, इस लोटे में, बोमैन कैप्सूल में आ गया। अब वो छना हुआ ब्लड आ गया इस ट्यूब्यूल के अंदर। अब वो छने हुए ब्लड में ना बेटे, अब एक दिक्कत और भी तो होगी, अमीनो एसिड भी छन गया, सोल्ट भी छन गए, ग्लूकोज भी छन गया, लेकिन ये तो हमको चाहिए, तो यहाँ पे वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो ब्लड है ना, ये जो इधर से जाने लग रहा है, यहाँ से ये ट्यूब्यूल में दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होता है, अमीनो एसिड वापस ले लेते हैं हम, सोल्ट वापस अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके ये आपका वेन के थ्रू वापस आपका ब्लड चला जाता है। तो जो इम्प्योरिटी है वो छन गई, और जो काम की चीज थी वो वापस रीएब्जॉर्ब हुई, कहाँ हुई, ट्यूब्यूल में हुई। आगे बात समझ में? चलिए जी, फिर मैं आगे बढ़ा। अब इसमें मैंने सारा का सारा मैंने यही लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया। रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड इनटू द किडनी, मैंने बताया था कि ये जो आर्टरी है यही आपका डर्टी ब्लड किडनी में लेके आएगी। फिर उसके बाद द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूव करेगी, यूरिया को रिमूव करेगी, हार्मफुल सोल्ट को, एक्सेस वाटर को, इन सबको रिमूव करेगी, बता दिया। अच्छा, जो ये यूरिया बनता है ना बेटे, लीवर में बनता है। अनदर फंक्शन ऑफ किडनी इज टू हेल्प द ओस्मो रेगुलेशन टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मैं बता चुका हूं ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है किडनी। दूसरा 2 काम करती है ना, एक तो ब्लड को प्योरीफाई और एक ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि वाटर और मिनरल का लेवल मेंटेन रखना। आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ डर्टी ब्लड बाय द किडनी, यूरिन सेपरेट आउट विच इज टेम्परेरी स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रू द यूट्रस इट गोज टू यूरेथ्रा। ये पूरा नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ कि वो जो डर्टी ब्लड है वो आपका यूरिन जो है वो सेपरेट हो जाता है, और यूरेट्रा के थ्रू किसकी तरफ पास चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके सेव हो जाता है, और लास्ट में जो यूरेथ्रा है वहां से वो आपका यूरिन निकल जाता है। आगे बढ़ा, ये मैंने दोबारा से वही डायग्राम बना रखा है। ये आपका यहाँ से ब्लड आएगा, ये आपकी जो कैपिलरीज हैं जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, यहाँ पे आपका जो ब्लड है वो छन जाएगा, और जो ये आपको पीले रंग से पूरा का पूरा दिख रहा है, लकड़ी टाइप का, लकड़ी नहीं है ये आपका ट्यूब्यूल है। क्या ये ट्यूब्यूल? तो आपका यहाँ से छनने के बाद ये जो आपका ये ब्लड है, ये छना हुआ ब्लड यहाँ से आ गया, और जो ट्यूब्यूल है ये वापिस से एब्जॉर्ब कर लेता आपके अमीनो एसिड्स को, आपके सोल्ट को, इन ग्लूकोज को वापस से आपको एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लड में मिला देगा। चलिए, यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। आवर किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यही मेन फंक्शन करती है किडनी में। अपर पार्ट इज बोमन कैप्सूल एंड लोअर पार्ट इज ट्यूब्यूल, मैं बता चुका हूँ ये आपका बोमन कैप्सूल है, और ये जो आपको पीले रंग से दिख रहा है ये ट्यूब्यूल है। फिर उसके बाद जस्ट अबव द बोमन कैप्सूल देयर इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टर्म्ड एज ग्लोमेरुलस, इनको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यही आपको बस डायग्राम एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, यही तो है जो छन्नी का काम करता है, इसमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द डर्टी ब्लड दैट कम्स बाय द रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आया उसको वो क्या करता है, फिल्टर करता है। आफ्टर द फिल्ट्रेशन, harmful as well as some useful substance like amino acid, salt, water, urea etc. can enter into the Bowman capsule। कह रहे जब फिल्ट्रेशन हो जाती है ना तो हार्मफुल चीजें तो निकल ही जाती हैं, लेकिन वे भी चीजें निकल जाती हैं, अमीनो एसिड, सोल्ट, ये भी निकल जाती हैं। तो उसके लिए रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो कहाँ होता है, ट्यूब्यूल में होता है। When these substance along with water can reach into the tubule, then reabsorption of useful things take place। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्यूब्यूल का क्या काम होता है, तो जो आपकी यूजफुल चीजें जो होती हैं वहां पे उसका रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। चलिए, फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन, ये मैं बता चुका हूं कि यहाँ से आपकी जो ये किडनी है जिसके अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन्स हैं, ये आपका नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर करेंगी, और फिर यहाँ से ये आपका यूरेटर के थ्रू आपका यूरिन बाहर निकल के आएगा, गोल ब्लैडर में जाके सेव हो जाएगा, और यहाँ स्फिंक्टर मसल लगी होती हैं जो उसको रोक के रखती है, और जैसे ही जब आपको टॉयलेट करना होता है तो यूरेथ्रा के थ्रू आप अपना यूरिन पास आउट कर देते हैं। चलिए जी, तो जो फाइनल ओपनिंग होती है, याद रखना, फाइनल ओपनिंग जो होती है यूरेथ्रा होती है लास्ट में, जहां से आपका यूरिन निकलता है। स्फिंक्टर मसल उसको कंट्रोल करके रखती है लिक्विड यूरिन को, कि बिना मर्जी के आपके बाहर ना चला जाए। चलिए, और ये जो यूरिन ब्लैडर होता है इसके अंदर आपका सारा यूरिन इकट्ठा होता है। आगे बढ़ता हूं, चलिए जी। फिर उसके बाद रीनल फेल्योर, यानी कि किडनी का फेल होना। तो किडनी का फेल कब होना होता है, या तो बहुत किसी बंदे के अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो,
तो ये फेल हो जाएंगी किडनी। बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है तो किडनी फेल हो जाती है। डायबिटीज का तगड़ा मरीज है तो ये फेल हो जाएंगी। कोई इन्फेक्शन अंदर हो गया तो ये फेल हो जाएंगी, या कोई चोट लग गई तो ये फेल हो जाएंगी। तो यही पूछा हुआ है रीनल फेल्योर कब होता है, तो ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर जब ये फेल हो जाती हैं, बहुत तगड़ी डायबिटीज है जब ये हो जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जब ये फेल हो जाएंगी, और ड्यू टू इंजरी के कारण भी ये फेल हो सकती है। ऑल दीज कॉज डैमेज टू किडनी एंड किडनी स्टॉप वर्किंग। अगर इनमें से कुछ भी हो गया तो किडनी काम करना बंद कर देंगी, और जब किडनी काम करना बंद कर देंगी तो यूरिया बाहर नहीं निकलेगा। तो कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी अलो द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट टू बिल्ड अप इन द ब्लड। तो जो ब्लड है उसमें से यूरिया साफ नहीं हो पाएगा। अब जब यूरिया साफ नहीं हो पाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट था, पॉइजनस सब्सटेंस था, वो बॉडी के अंदर रह जाएगा, और बॉडी के अंदर रह जाएगा तो तू मर भी सकता है। इमीडिएटली ट्रीटमेंट नॉट टेकन। अगर एक साथ तूने इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं लिया, कॉजिंग द डेथ ऑफ पेशेंट, तो इससे इस पेशेंट की मृत्यु तक भी हो सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट, तो इसका अगर किडनी फेलियर हो जाती है तो इसके अब दो ऑप्शन होते हैं बेटे, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, मतलब जो एक हेल्दी पर्सन है उससे अपनी किडनी ले लो, वो आपको किडनी डोनेट कर ले, तो या तो आप किडनी का ट्रांसप्लांट करा लो। तो यही है बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज द किडनी ट्रांसप्लांट। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, रेनल फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। तो यही लिखा हुआ है डैमेज किडनी इज रिमूव, जो आपकी किडनी खराब है वो रिमूव हो जाएगी, एंड मैचिंग किडनी डोनेटेड बाय ए हेल्दी पर्सन, और आपके जैसे मैच करती हुई किडनी किसी हेल्दी पर्सन से ले ली जाएगी। इसी को बोलते हैं, ऑपरेशन के थ्रू होता है, ये तो सबको पता ही है, ऑपरेशन के थ्रू होगा, इसी को बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। चलिए जी, और अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना तो दूसरा ऑप्शन होता है, इफ किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल देन डायलिसिस इज द ऑप्शन। अब भाई तू तो लेना चाह रहा है किसी की किडनी, पर कोई सामने वाला तो नहीं दे रहा तेरे को, तो जब कोई किडनी ट्रांसप्लांट आपको नहीं करेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। डायलिसिस क्या होता है, हॉस्पिटल में मशीन्स होती हैं, तो जो हॉस्पिटल में मशीन्स होती हैं वहां पर आप जाएंगे, वहां से आपके गंदे ब्लड को निकाला जाएगा और प्योर ब्लड को डाला जाएगा। तो वो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि डायलिसिस की प्रक्रिया को बताएं। तो डायलिसिस की प्रक्रिया मैंने बता दिया क्या है, हॉस्पिटल में होती है, ये इम्प्योर ब्लड को प्योर करने की एक तरीका होता है, टेक्निक होती है, अभी बताएंगे। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। कह रहा है कि आपके ब्लड से यूरिया को निकालें, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना और उसे प्योर कर दें, इम्प्योर ब्लड को प्योर कर देना, ये कहलाता है डायलिसिस। और इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हर 2 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में, वो जैसा डॉक्टर आपको सजेस्ट करे। जितना यूरिया तेरे अंदर बनता होगा डॉक्टर तुझे सजेस्ट करेंगे इतने दिन में तुझे आना है। लास्ट टॉपिक आ गया भैया 2 नंबर में, 3 नंबर में आता है प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, कि ये जो डायलिसिस की मशीन है ये काम कैसे करती है। तो बड़ा ही आसान सा इसका काम है, एक बार फटाफट से एक बार सुन लीजिए। तो सुनो, ये है भैया पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो गई है, तो इसने क्या करा, आर्टरी के थ्रू, आर्टरी समझ रहे हैं, जो गंदा ब्लड है जिसके अंदर, जो आपकी हार्ट से आने लग रही है, तो आर्टरी के थ्रू हमने यहाँ पे एक पाइप जोड़ दिया। अब यहाँ पे पाइप जोड़ने के बाद यहाँ पर हमने एक पंप लगा दिया, तो ये लिखा हुआ है लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। तो आर्टरी से एक पाइप हमने जोड़ दिया, जो आपने देखा होगा वो ऐसे लगा देते हैं यार हॉस्पिटल में। चलिए, तो यहाँ से आपकी आर्टरी से ब्लड आने लग रहा है, और यहाँ पे हमने एक पंप लगा दिया। पंप का काम क्या है, ब्लड को तेजी से अंदर फेंके, ठीक है। तो जो ये मशीन है, अब असली मशीन ये है, अब जो ये मशीन है इसके अंदर जो ये पाइप्स हैं, पाइप ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होते हैं। जो ये ट्यूब है ना अंदर, ये जो ट्यूब लाल रंग से आपको नजर आ रही है, ब्लड यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, ये होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जब इसमें से ब्लड जाएगा तो जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी वो बाहर निकल जाएंगी इनमें से, क्योंकि वो मेम्ब्रेन का काम ही होता है, वो इतनी पतली सी होती है कि जो इम्प्योरिटी है वो बाहर निकल जाएंगी। अब जब इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी तो यहाँ से आपका ब्लड प्योर होता चला जाएगा। जितनी बार भी ब्लड यूं घूमेगा, यूं घूमेगा, यूं घूमेगा, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इम्प्योरिटी बाहर होती चली जाएंगी और आपका ये ब्लड प्योर होता हुआ चला जाएगा। और जब ब्लड प्योर होता हुआ चला जाएगा फिर इसको ह्यूमन पेशेंट की वापिस वेन में जोड़ देंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि भैया जब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जब ये आपका ब्लड घूम रहा था तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कैसे निकला, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कैसे निकला। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इस बात को ध्यान से सुन। जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके बाहर जो आपको ये येलो रंग से दिख रहा है, ये लाल रंग से तो पाइप है, ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डायलाइसिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डायलाइसिंग सॉल्यूशन। अब इस डायलाइसिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आपके ब्लड में होता है,
ध्यान से सुनना मेरी बात। ब्लड में क्या क्या होता है भैया? ब्लड में आपका ग्लूकोज होता है, ब्लड के अंदर आपके साल्ट होते हैं, ब्लड के अंदर आपका पानी होता है, मिनरल्स होते हैं। तो वही ग्लूकोज, वही साल्ट, वही वाटर, उतने ही कंसंट्रेशन का हमने ये येलो कलर से जो आपको दिख रहा है डाइलेसिंग सॉल्यूशन जो हमने बोला है जिसको, उतने ही कंसंट्रेशन का हमने बाहर भर रखा है। तो अब हुआ क्या वो सुन। बहुत अच्छे तरीके से मैं इस बात को समझाता हूं, 1 मिनट में तुझे ये बात समझ में आ जाएगी। तो सुन भाई, आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या है भैया? इस जो आपका इस पेशेंट के थ्रू ब्लड आ रहा है, ब्लड के अंदर एक तो भैया वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि यूरिया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यूरिया। एक इसके अंदर क्या है भैया? आपका ग्लूकोज है, एक इसके अंदर वाटर है। ये सब चीजें हैं आपके किसके अंदर? ब्लड के अंदर। जो इम्प्योर है, मेन तो उसमें क्या है? यूरिया है मेन तो जो मेन है इसके अंदर यूरिया जो हमें निकालना है, तो यूरिया है, ग्लूकोज है, वाटर है। अब ये आपके ब्लड के अंदर है। अब जो डाइलेसिंग सॉल्यूशन है, यानी कि जो पीले रंग का सॉल्यूशन है, इसमें भी हमने क्या करा? ग्लूकोज मिला लिया, वाटर मिला लिया और साल्ट मिला लिया। यही ग्लूकोज वाटर साल्ट हमारे ब्लड में भी था, बस ब्लड में फालतू क्या है? यूरिया। ध्यान से सुनना। अब ब्लड में से आ रही हैं 4 चीजें, इम्प्योर ब्लड में से, गंदे खून में से 4 चीज आ रही हैं। एक यूरिया आ रहा है, एक ग्लूकोज आ रहा है, एक वाटर आ रहा है, एक साल्ट आ रहा है। अब जब ये यहां से आ रहा है, तो जो ये येलो कलर का हमने सॉल्यूशन भर रखा है जिसको हम बोल रहे हैं डाइलेसिंग सॉल्यूशन, इसमें हमने 3 चीज तो डाल रखी है। ग्लूकोज भी है इसके अंदर पीले रंग के अंदर, वाटर भी है और सोल्ट भी है। तो अब जो ये लाल जो आपकी पाइप है, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां से सिर्फ कौन सी चीज बाहर निकलेगी? यूरिया बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी चीज तो 3 बाहर है ही। आपके ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज है, वाटर है, सोल्ट है, और इस पीले रंग के सॉल्यूशन के अंदर भी ग्लूकोज है, वाटर है और सोल्ट है। बस बाहर क्या नहीं है? यूरिया नहीं है। तो यूरिया क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। मतलब ये जो लाल वाली जो आपको ट्यूब नजर आ रही है, इसमें यूरिया है, यानी कि ब्लड आ रहा है इधर से, इसमें यूरिया है, और बाहर तो यूरिया ही नहीं। तो यूरिया वहां से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, और जैसे यूरिया बाहर जाएगा डाइलेसिंग सॉल्यूशन के अंदर, आपका ब्लड साफ हो जाएगा। बस। तो ध्यान क्या रखना है? जो आपके ब्लड के अंदर होता है वही इस डाइलेसिंग सॉल्यूशन के अंदर होता है, यूरिया को छोड़कर। यानी कि इस डाइलेसिंग सॉल्यूशन में पूछ लेगा क्या क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है, और आपका जो ब्लड आ रहा है इसमें भी ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है, बस उसमें एक फालतू यूरिया और होता है जो हमें निकालना है। तो वो यूरिया क्या करता है? हाई कंसेंट्रेशन, यानी कि ब्लड में बहुत ज्यादा मिला हुआ है, बाहर वो है ही नहीं, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तरफ यूरिया बाहर निकल जाएगा, आपका ब्लड इम्प्योर हो गए और पेशेंट के पास चला जाएगा। यही सब बातें लिखी हुई है। द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन द पेशेंट आर्म इज मेड टू फ्लो इन द डायलाइसर। यहाँ से आर्टरी से आपका ब्लड जाता है। फिर कह रहे हैं ऑफ डायलिसिस मशीन मेड ऑफ लॉन्ग ट्यूब ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कह रहा है इस जो डायलिसिंग मशीन होती है इसमें बहुत सारी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मैंने बता दिया। चलिए जी, विच आर कोल्ड इन ए टैंक कंटेनिंग डायलिसिंग सॉल्यूशन। इस टैंक के अंदर डायलिसिंग सॉल्यूशन है, उसमें क्या क्या होता है मैंने बता दिया। वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, साल्ट होता है। चलिए जी, फिर इन सिमिलर कंसेंट्रेशन, सेम कंसेंट्रेशन का, यानी कि जितना आपके ब्लड के अंदर है उतना ही हमने इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में मिला रखा है, ग्लूकोज और सोल्ट। चलिए जी, एज द पेशेंट ब्लड पासिस थ्रू द डायलिसिंग सॉल्यूशन, जैसा ही आपका जो ब्लड है इस सॉल्यूशन से पास होगा, मोस्ट ऑफ द वेस्ट सेपरेट आउट फ्रॉम द ब्लड, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट निकल जाएगा, यानी कि यूरिया निकल जाएगा, एंड बॉडी इज पंप बैक इनटू द वेन, और जो आपका बॉडी नहीं सॉरी ब्लड, और ब्लड वापस जो है आपका वेन के अंदर छोड़ दिया जाएगा। तो आर्टरी से आया, इसमें छोड़ा, फिर इसमें डायलिसिंग सॉल्यूशन में ग्लूकोज, साल्ट और वाटर था, और आपके ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज, साल्ट और वाटर था, लेकिन उसमें यूरिया भी था। तो यूरिया आपका इस सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ट्यूब है, वो उसमें जाके मिक्स हो जाएगा, और जैसे ही वो उसमें जाके मिक्स हो जाएगा, प्योर ब्लड आके यहाँ पे चला जाएगा। ये बस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन इसमें मशीन में जाता रहता है, और जो इसमें यूरिया मिक्स होता जाएगा डायलिसिंग सॉल्यूशन में, वो आपका बाहर यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन बाहर निकलता चला जाएगा। तो ये तो डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ से लोड करेंगे, और वो डायलिसिंग सॉल्यूशन गंदा हो जाएगा वहां से अनलोड करेंगे। तो ये थी पूरी की पूरी डायलिसिंग की प्रोसेस। यही वाली बात मैंने यहाँ दोबारा समझा रखी है, बस वो असली डायग्राम था, ये एकदम असली तरीके से समझा रखा है, और ये थोड़ा सा बस वैसे ही, बस यहाँ पे हैंड दिखा रखा, बाकी वही है, आर्टरी से यहाँ गया, इसमें ऐसे ब्लड साफ हुआ और इसमें वापस निकला, वही प्रोसीजर है। तो ये था आपका पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस, जो कि हमने जड़ से खत्म कर दिया 6 लेक्चर के अंदर, जिसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो छोड़ दी गई हो।
तो चलिए जी, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जल्दी से बताइएगा अगला चैप्टर आपको कौन सा करना है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा।